नमस्कार। आज हम वायुदाब और पवनों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब है। इसमें तीन ऑप्शन है, तो मेरा अनुमान है कि आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे इसे। इसमें पहला आंसर होगा 1013.25 किलो पास्कल। जैसा कि आपको पता ही है कि वायुमंडलीय दाब या वायु दाब किलो पास्कल और मिलीबार में मापा जाता है। तो किलो पास्कल और मिलीबार है वो बिल्कुल एक समान ही होते हैं, इसमें केवल नाम में ही डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज ना हो। कई बार किलो पास्कल आ गया तो आपको लगेगा कि हो सकता है इसमें कोई अंतर हो, तो कोई अंतर नहीं होता इसमें। पास्कल महोदय के नाम पर इसे किलो पास्कल नाम दिया गया है। तो 1013.25 किलो पास्कल या मिलीबार, ये औसत समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब या वायुदाब होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब मापा जाता है। पहला ऑप्शन है मरकरी बैरोमीटर, दूसरा है एनेरोइड बैरोमीटर और तीसरा एनीमोमीटर। चौथा ऑप्शन है ए व ब दोनों। तो हमारा उत्तर होगा ए व ब दोनों। मरकरी बैरोमीटर और एनेरोइड बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर के संकेतों का असुमेलित युग्म है। बैरोमीटर में जो पठन आता है, कभी पारा है वो ऊंचा चला जाता है, कभी नीचे आता है। तो उसी के आधार पे हम आने वाले मौसम के बारे में अनुमान लगाते हैं। इसमें पहला है, पठन में तीव्र गिरावट। बैरोमीटर में जब अचानक पारा नीचे की तरफ गिरता है तो कैसा मौसम होगा। तीव्र गिरावट का मतलब है कि वायु दाब है वो कम हो रहा है, और हमें पता है कि निम्न वायु दाब का मतलब है चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न होना। तो ये तूफानी मौसम होगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है पठन का लगातार बढ़ना। लगातार बढ़ना का मतलब है वायु दाब वो अधिक हो रहा है। तो अधिक वायु दाब का मतलब प्रति चक्रवातीय स्थिति होती है। प्रति चक्रवात में मौसम है वो चक्रवात की तुलना में साफ रहता है, बरसात की संभावना कम होती है। तो ये भी सही है। तीसरा है पहले गिरावट फिर मंद वृद्धि। पहले गिरावट का मतलब चक्रवाती स्थिति से है, वातागर से संबंधित है, और फिर धीरे धीरे की ओर वायुदाब है ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ये तीव्र वर्षा की स्थिति को प्रकट करता है, ये भी सही है। लगातार वृद्धि, लगातार वृद्धि का मतलब है प्रति चक्रवाती स्थिति। तो इसमें साफ मौसम व चक्रवात दिया है। साफ मौसम तो होता है लेकिन चक्रवात नहीं होता, तो ये दय का असुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ऊंचाई पर वायुदाब आधा हो जाता है। तो वायुमंडलीय जो दबाव है वो 10 मीटर पर 1 मिलीबार कम होता है। तो 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब है वो आधा हो जाता है। यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में वायुदाब घटने की दर है। क्षोभ मंडल में वायुदाब घटने की दर 10 मीटर पर 10 मिलीबार, 100 मीटर पर 1 मिलीबार, 10 मीटर पर 1 मिलीबार। तो क्या होगा आपका आंसर। अभी मैंने बताया था 10 मीटर पर 1 मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है। वैसे देखिए, क्षोभ मंडल में हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान है वो
कम होता है, तो तापमान कम होता है तो वायु दाब बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होती, क्योंकि ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु बहुत ही विरल हो जाती है, इसलिए वायु दाब घटता है। अगला क्वेश्चन, वायु दाब पेटियों का भूमध्य रेखा से सही क्रम है। तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन हैं, आसानी से आप पहचान लोगे। ये निम्न वायु दाब ये सही है बिल्कुल, और डोलडर्म शांत पवन की पेटी भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी, इसे ही कहते हैं। उसके बाद उपोषण उच्च वायु दाब, फिर उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब और ध्रुवीय उच्च वायु दाब। देखिए पहले तापमान अधिक है भूमध्य रेखा पर तो निम्न वायु दाब पाया जाता है। उसके बाद कर्क और मकर रेखाओं के समीप उपोषण उच्च वायु दाब पाया जाता है, जबकि वहाँ अधिक तापमान है। तो ये इसलिए होता है कि पृथ्वी है अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, तो घूर्णन भूमध्य रेखा पे बहुत अधिक होता है, और जैसे ही ध्रुव की तरफ जाते हैं तो घूर्णन है वो कम होता जाता है, और ध्रुव पर है बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो घूर्णन के कारण विक्षेप बल उत्पन्न होता है। तो कोरियोलिस महोदय के अनुसार इसे कोरियोलिस बल कहते हैं, जो भूमध्य रेखा पर शून्य होता है और ध्रुव की तरफ बढ़ता जाता है। तो जैसे ही हवाएं चलती हैं तो भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति अधिक होती है, तो हवाएं हैं वो पीछे छूट जाती हैं और उत्तर की ओर जाती हैं, तो हवा आगे निकल जाती है और पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो थोड़ा सा कम होता है। इसलिए जो हवाएं हैं वो न्यून कोण पर काटती हैं, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, फेरल महोदय ने भी बताया। तो इसमें देखिए ये ब का आंसर है हमारा, ये सही क्रम पूछा है तो ये ब होगा। यूजीसी नेट में आरपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। अब बिल्कुल जो सटीक उत्तर वाले हैं बहुत कम आते हैं क्वेश्चन। हो सकता है जैसे अभी स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ था तो पेपर का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था, वो ऐसे ही सीधे क्वेश्चन उठा कर दिए थे, इसलिए है वो मेरिट है वो ज़्यादा रहने की संभावना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कारण और कथन से संबंधित है। कथन है 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों में उच्च वायुदाब पाया जाता है। बिल्कुल सही है, ये उपोषण उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है, अश्व अक्षांश वाला क्षेत्र। उच्च वायुदाब पाया जाता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण और वायु के अवतलन के कारण। इसमें कारण दिया है शीतकाल के 2 महीनों को छोड़कर यहाँ उच्च तापमान पाया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब ये दोनों सही हैं कथन, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है, तो इसमें हमें यही ध्यान में रखना है। यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, और जब तक दोनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है तो हम उत्तर है वो गलत कराते हैं। इसमें देखिए कथन व कारण दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। ये तापमान केवल 2 महीनों ही छोड़कर यहाँ उच्च तापमान होता है, बिल्कुल सही बात है। शीतकाल में ही कम तापमान होता है और फिर भी उच्च वायुदाब पाया जाता है। हमें पता है क्योंकि ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण है और हवा है वो नीचे उतरती है, उसके कारण उच्च वायुदाब है, तापमान के कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध के महासागरों पर किस प्रकार की तापीय विसंगति पाई जाती है? तो तापीय विसंगति क्या होती है? अक्षांश का जो औसत तापमान है और धरातल का जो औसत तापमान है उसमें अंतर आ जाता है, तो उसे तापीय विसंगति कहते हैं। अगर धरातल का तापमान अक्षांश के तापमान से अधिक है तो उसे कहेंगे धनात्मक विसंगति, और
कम है तो उसे कहेंगे ऋणात्मक विसंगति। तो जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है और महासागर जल्दी गर्म होते हैं, देर से गर्म होते हैं और देर तक गर्म रहते हैं, उसके बाद ही ठंडे होते हैं। तो स्थल की अपेक्षा महासागरों पर तापमान अधिक होता है, तो इसमें धनात्मक विसंगति होगी। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में धनात्मक विसंगति होगी। अगला क्वेश्चन, अश्व अक्षांशों में उच्च तापमान के बावजूद अधिक वायुदाब पाए जाने का क्या कारण है? अश्व अक्षांश ये लगभग 30 से 40 डिग्री अक्षांशों वाला क्षेत्र है। वैसे तो 30 और 35 डिग्री का क्षेत्र अश्व अक्षांश है, लेकिन वायुदाब की पेटियां हैं वो खिसक जाती हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन में लगभग 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में अंतर आ जाता है, तो लगभग आप 30 से 40 डिग्री हम मान सकते हैं। तो यहाँ तापमान उच्च होता है लेकिन वायुदाब अधिक पाया जाता है। इसका कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन और वायु का अवतलन। ए और ब दोनों ही होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन, कथन है भूमध्य रेखा के निकट चक्रवात नहीं बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, वहां पे कोरियोलिस बल है वो नहीं होता वहां पे। कारण है भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होता है तथा पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं, और जबकि 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में अगर छोड़ दें 10 डिग्री का क्षेत्र, तो उसके बाद हवाएं हैं वो न्यून कोण पर काटने लगती हैं और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसमें देखिए दोनों सही हैं और व्याख्या भी करते हैं, दोनों सही हैं। चक्रवात नहीं बनते बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। चक्रवात कब बनेगा? चक्रवात तभी बनेगा जब हवाएं सर्पिलाकार चक्राकार मार्ग का अनुसरण करेंगी, और वो तभी होता है जब वातागर बनते हैं, उष्ण और शीत वातागर की स्थिति होती है, तो हवाएं एक दूसरे का प्रतिरोध करती हैं, तो इस प्रकार की स्थिति चलती जाती है और ये तीव्र चक्राकार विशाल चक्रवात तूफानी मौसम का रूप धारण कर लेता है। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर समदाब रेखाओं के समानांतर बहने वाली पवनें हैं। क्षोभ मंडल में 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। इसका मतलब कोरियोलिस बल और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा इस पे, विक्षेपण बल का। तो ये कौन सी पवनें हैं ऐसी? जियोस्ट्रॉफिक पवनें, भू विक्षेपी पवनें, इसमें पहला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बाइज बेल्ट के अनुसार जिस दिशा में पवन चल रही है, यदि उस दिशा में मुख करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब तथा दक्षिणी गोलार्ध में न्यून वायुदाब होगा। तो देखिए ये सामान्य जो विक्षेपण है पवन की दिशा में, उसमें क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होता है, और बाइज बेल्ट ने न्यून वायुदाब से संबंधित विचार दिए हैं, तो ये इससे विपरीत हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब होगा बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में होगा दाईं ओर। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच तीव्र गति से बहने वाली पवनें हैं। तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है, अश्व अक्षांश वाला भाग। इसमें पछुआ पवनें तीव्र गति से चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग कम है, महासागरीय भाग अधिक है, तो बिना रुकावट के तीव्र गति से हवाएं चलती हैं। 40 डिग्री के पास इसे चालीसा गरजती चालीसा
50 डिग्री के पास भयंकर पचासा और 60 डिग्री के पास चीख थी साठा आदि नाम है इसके, इनकी गति के आधार पे और अक्षांशों के आधार पे। तो ये वेस्टर्लीज है, पछुआ पवने, पश्चिमी पवने। अगला क्वेश्चन, असुमेलित का चुनाव करें। असुमेलित जो गलत है उसे ढूंढना है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। फेरल महोदय ने पवन की दिशा से संबंधित बताया था कि जिस दिशा से पवन चल रही है या जिस दिशा में बह रही है, तो जिस दिशा से चल रही है उसकी तरफ मुंह करके खड़ा हो, या जिस दिशा में बह रही है उसकी तरफ पीठ करके खड़े हो। तो पवन का विक्षेपण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होगा, ये सही है। ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने ईस्टर्ली जिसे पूर्वा कहते हैं, बिल्कुल सही है। कोरियोलिस बल है वो विक्षेपण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और डोलड्रम चक्रवात, ये गलत है। डोलड्रम में चक्रवात नहीं बनते शांत पवन की पेटी में, तो ये होगा इसका असुमेलित। आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 का। दोनों गोलार्धों में ग्रहीय पवनों की कुल कितनी पेटियां पाई जाती हैं? देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी गलतियां हो सकती हैं। दोनों गोलार्धों में पूछा है, कुल पवनों की पेटियां हैं वो 7 हैं। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है डोलड्रम को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध में 3 और दक्षिणी गोलार्ध में 3, तो कुल पेटियां दोनों गोलार्धों में, देखिए इसके 2 आंसर बन रहे हैं। अगर टोटल कुल पेटियां पूछी जाती हैं तो 7 पेटियां हैं, और दोनों गोलार्धों की पूछी जाती हैं, इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा को हम काउंट नहीं करेंगे, तो वो होंगी 6 पेटियां। ये 15 क्वेश्चन थे, आपको पसंद आए होंगे। और आपको बता देता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। जितने क्वेश्चन या प्रश्न पत्र आप हल करेंगे उतनी ही तैयारी आपकी बेहतर होगी। देखिए बुक्स हम पढ़ते हैं तो एक बार हमें ये लगता है कि हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है, हमें याद हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम के समय हमसे गलतियां ना हो और बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी गलत ना हो, उसके लिए आप अभ्यास करिए। जितने क्वेश्चन प्रश्न पत्र, चाहे पुराने नेट के हो प्रश्न पत्र हो या स्कूल लेक्चरर के हों, कॉलेज लेक्चरर के हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हल करें। मैंने भी अभी तक नेट के 5 या 6 प्रश्न पत्र हैं वो अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। और अभी आज या कल में एक प्रश्न पत्र नेट का मैं फिर से अपलोड करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।